हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार है रूस यूक्रेन के बीच काला सागर युद्ध विराम समझौता या काला सागर सुरक्षा समझौता, और ये हुआ है कल रियाद में हुआ है, अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है। हालांकि अभी कब से लागू किया जाएगा इसको लेकर मतभेद है, लेकिन एक पहल हुई है रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। दूसरा मुद्दा है कि अमेरिका में यमन में जो अमेरिका हमला कर रहा था, यानी उसकी जो वार प्लानिंग है उससे जुड़े हुए जो कुछ लोग थे वो एक मैसेजिंग इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का प्रयोग कर रहे थे जिसका नाम था सिग्नल ऐप, और उसमें गलती से किसी के द्वारा एक पत्रकार को भी, एक मीडिया के प्रमुख को भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो ये मुद्दा चर्चा में हो गया है। बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिग्नलिंग ऐप क्या है, कैसे वो कार्य करता है। तीसरा समाचार है कि पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति, जो विभिन्न विभागों की स्थायी समितियां होती है संसदीय, उसने एक प्रदूषण कोष को लेकर कहा है कि 858 करोड़ रुपए का जो प्रदूषण कोष है पिछले इस वित्तीय वर्ष 24-25 का जो पिछला चल रहा है, अभी 1 अप्रैल तक चलना है, उसमें 858 करोड़ रुपए में मात्र 7 करोड़ से कुछ ज्यादा यानी 1% ही खर्च हुआ है, और उसकी खिंचाई भी की है। तो इससे जुड़ा हुआ पूरा मुद्दे को हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन के मध्य जो है काला सागर सुरक्षा समझौता, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। काला सागर देखा जाए तो एक प्रमुख जल का भूभाग है, उसमें रसिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन भी है। और ये जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं टकराव का कारण उसमें चर्चा इसमें देखा जाता है। 2023 में भी यहाँ पे काला सागर को लेकर एक डील होने की कोशिश हुई थी, रूस यूक्रेन उसमें शामिल था, यूनाइटेड नेशन शामिल था, लेकिन वो डील थी जो है उसको कहते हैं ग्रेन डील, यानी अनाज के वहां से गुजरने को लेकर था। हालांकि बाद में वो सफल नहीं हो पाया। हाल फिलहाल में 25 मार्च को अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रूस और यूक्रेन अलग अलग इसको जो पीस डील के लिए एक सिक्योरिटी डील के लिए सक्षम हुए हैं, जिसमें से कई सारे प्रावधान हैं, जैसे रूस के जो अनाज है या जो रसायन है उसको वहां से सुरक्षित आवागमन करने की बात की गई है। बदले में रूस भी यूक्रेन को लेकर कुछ वादा किया है। तो आइए जरा सा हम इसको समझते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो रूस और यूक्रेन ने 25 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता के बाद काला सागर और ऊर्जा संरचना पर सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक समझौता किया है। और यह समझौता 3 दिन तक जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक चली थी उसके बाद यह आया था। और रूस ने 25 मार्च को कहा कि अमेरिका ने काला सागर में समुद्री सुरक्षा समझौते पर सहमति जताने के बदले में खाद्य, उर्वरक और शिपिंग कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की उसकी मदद करने पर सहमति जताई है। यानी काला सागर में हमले न करने, जिसके कारण अनाज या अन्य संसाधन आ जा सके, या यूक्रेन में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या साइट से उस पर हमले न करने के बदले अमेरिका रूस के विभिन्न जैसे जो खाद्य है या शिपिंग है या उर्वरक जो कंपनियां हैं उन पे जो प्रतिबंध लगा है उसको रोकने और स्विफ्ट जैसी प्रणाली में रूस को जोड़ने पर जो है सहमत हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक बात और भी कही गई है कि रूस में जो कई सारे बच्चों की युद्धबंदियों की बात है उनके भी लेकर इसमें कहा गया। देखिए अमेरिका ने घोषणा की कि दोनों राष्ट्र काला सागर में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, बल के उपयोग करने को खत्म करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों का उपयोग करने को रोकने के लिए सहमत हुए हैं। और इस समझौते में यूक्रेन और रूस में ऊर्जा स्थलों को लक्षित करने वाले हमलों पर भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास शामिल किए गए हैं। अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो देखिए अमेरिका और रूस ने काला सागर में सुरक्षित नौवहन या जो नेविगेशन हो रहा है, आवागमन, उसको सुरक्षित होने पर सहमति बनाई है, और यह वार्ता का मुख्य केंद्र है। साथ ही साथ वे इस पर भी सहमत हुए हैं कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना पर हमले पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक दूसरे के ऊर्जा संरचना पर या जो है एनर्जी साइट्स पर वो हमला करेंगे। इस पर भी सहमत हुए हैं। अब बदले में क्या मिलेगा? अमेरिका कह रहा है कि कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए वैश्विक बाजार तक रूस की पहुंच को बहाल करने में वो मदद करेगा। हालांकि अभी ये नहीं तय है कि इससे जो और वेस्टर्न कंट्रीज है उनके प्रतिबंधों का क्या होगा, लेकिन अमेरिका कहा है कि वो कृषि उर्वरक निर्यात के लिए, अभी पेट्रोलियम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए वो मदद करेगा।
साथ ही साथ अमेरिका ने कहा कि ये इस बात पर सहमत हैं कि वो जो जबरन स्थानांतरित किए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इससे रूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए और जो पहल है उसकी शुरुआत होगी, और बदले में रूस के द्वारा भी जो इस पे आरोप लग रहा है कि बहुत सारे यूक्रेनी बच्चों को रूस अपने कब्जे में रखा है, उसको यूक्रेन को वापस और बहुत सारी युद्ध बंदियों को भी लौटाने की बात चल रही है। ठीक है, इसको लेकर अगर देखा जाए इसमें क्या क्या कहा गया है, तो यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेनी सरकार का कहना है कि काला सागर के जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें रूसी जो है सैन्य जहाजों का कोई उपयोग नहीं करेगा। दूसरी बात यह कही जा रही है कि जो रूस का कहना है कि अभी ये समझौता सहमत हो गया है, लेकिन समझौते की समय और शर्तें तय नहीं है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जैसे ही अमेरिका द्वारा घोषणा कर दिया गया है उसके बाद जो है ये समझौता शुरू हो गया है। हालांकि रूस का कहना है कि जब तक उसके जो प्रतिबंध हैं, यानी उसके जो खाद्य है या उर्वरक है, निर्यात है, उसमें शामिल कंपनियों पर प्रतिबंध को नहीं हटाया जाता है, पश्चिमी प्रतिबंध को हटाने जाने के लिए कोई नहीं कहा जाता है, तब तक यह समझौता लागू नहीं है। अब इस समझौते को देखा जाए तो ये इसी तरह का समझौता जो है 2023 में भी हुआ था। उसको कहा जाता है कि ब्लैक सी जो है फूड डील या ग्रेन डील बोला जाता है, उसी का कहा जाता है कि वास्तव में उसी तरह का समझौता है। हालांकि इसमें जब है अमेरिका, उसमें तुर्की उसमें मध्यस्थता निभाया था, इसमें अमेरिका जो है भूमिका निभा रहा है। देखिए यह समझौता रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल के दिनों में रियाद के काला सागर पर केंद्रित वार्ता के बीच में हुआ है, लेकिन इस वार्ता का आधार वहां शिपिंग को सुरक्षित करने का एक सौदा था जो 18 महीने से अधिक समय पहले विफल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र समर्थित उस समझौते पर जुलाई 2022 में तुर्की, संयुक्त राष्ट्र और रूस के बीच बातचीत हुई थी और यह सुनिश्चित किया गया था कि यूक्रेन अपने दक्षिणी बंदरगाहों के जरिए बिना किसी हमले के अनाज का निर्यात जारी रख सकेगा, और इसे काला सागर अनाज पहल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए जो यूक्रेन है वो उसको कहते हैं यूरोप का ग्रेनरी कहते हैं, या पूरे दुनिया में खासतौर से गेहूं हो या सोयाबीन का तेल हो, इन सब का वो पूरा काफी कुछ वहां से निर्यात होता था। ऐसे में जब युद्ध हुआ तो काफी यूक्रेन का निर्यात भी बंद हुआ, युद्ध शुरू हुआ क्योंकि काला सागर में ब्लॉकेट आदि लगने की और दुनिया में भी खाद्य संकट का चुनौती उत्पन्न हो गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र, तुर्की आदि देशों ने पहल करके कि अनाज का जो है यूक्रेन के अनाज आते जाते जाएं, बदले में रूस को भी कुछ मिला था। रूस को भी इसका फायदा हुआ था, अगर इसको होने से उसको भी फायदा हुआ क्योंकि उसके भी कृषि निर्यात बढ़े। लेकिन जुलाई 2023 में लगभग एक साल के पहले ही जो है रूस ने इस पहल से हाथ खींच लिया, क्योंकि इस समझौते कहा कि इसके कुछ हिस्सों को वो मुकर गए हैं। देखिए फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था और उसके 6 महीने के अंदर ही ये युद्ध पर सहमति बननी शुरू हो गई थी कि ये युद्ध समाप्त कर दिया जाए या शांत कर दिया जाए। लेकिन 2022 के लास्ट आते आते जो है, जब अमेरिका और अन्य देश द्वारा जो है कहीं ना कहीं तेजी से उसमें मदद किया जाने लगा, तो यूक्रेन ने अपने जो है स्ट्रांस तेज किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति कई सारे समझौते से हट गया था, और उसके कारण जो है रूस भी इस समझौते से हट गया था, और बाकी चीजें जो है वो तो इतिहास की कहानी है ही। इस समझौते से रूस को क्या मिलेगा? तो देखिए पहले तो उसका कृषि, और जैसे अमेरिका कह रहा है कि यह समझौता कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में रूस की पहुंच को बहाल करेगा, समुद्री बीमा लागत को कम करेगा। ऐसे में लेन देन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रूसी राज्य की कृषि बैंक जो है या खाद्य, मछली उत्पादन, उर्वरक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने में शामिल अन्य वित्तीय संगठन जो है वो स्विफ्ट आदि जैसे प्रणाली में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन करने की एक प्रणाली है, उसमें जो प्रतिबंध लगा है उसमें यह शामिल हो सकता है। अन्य शर्तों में है कि बंदरगाहों में जहाजों के रखरखाव पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। खाद्य और उर्वरक व्यापार में शामिल रूसी ध्वज वाले जहाजों को भी खिलाफ प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं रूस का कृषि में, खाद्य में या अन्य जो है लाभ उसको होगा। अभी पेट्रोलियम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये समझौता जो है कहीं ना कहीं रूस के कृषि और जो रासायनिक आयात है वो बढ़ावा देगा, और ये धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा जो उस पर बहुत सारे
अमेरिका के नेतृत्व में फाइनेंशियल जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं वो धीरे धीरे उसको कम करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? यूक्रेन भी बंद किया गया कर रहा है, तो यूक्रेन को जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि उसके जो बहुत सारे युद्ध बंदी हैं, और उसमें आरोप ये भी है कि कई सारे बच्चे भी हैं, उनको वापस करने में मदद मिलेगी। वादा किया है अमेरिका से, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कर ही देगा। और ध्यान रखिए, जो क्रुक्स रीजन में बहुत सारे करीब 4 से 5 हजार यूक्रेनी सैनिक हैं, जिसमें रसिया का मानना है कि कई सारे नाटो के भी सैनिक हैं, उनकी वापसी इसके जरिए धीरे धीरे करके कम से कम एक रास्ता बनेगा, जिसके जरिए ये चीजें एक तरफ बढ़ रही है, यूक्रेन शांति की तरफ। अब देखिए इसमें कितना आगे बढ़ा जाता है वो अलग बात है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत हो और सभी देश अपने अपने जो है बातों को माने और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि इसमें यूक्रेन के तरफ से सिर्फ जो है यूक्रेन ही नहीं है या उसके राष्ट्रपति नहीं है, उसमें कई और लोग हाथ रोटी सेक रहे हैं, तो वो वाली चीजें है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका में युद्ध योजना को लीक करने से वाले मुद्दे से जुड़ा जो है एक मैसेजिंग ऐप है, सिग्नल ऐप। इस ऐप की खामियों की वजह से ये लीक नहीं हुआ है। लीक हुआ है इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों। अगर आप कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे जुड़ा जाए तो ट्रंप को छोड़कर बाकी ऊपर के जो टॉप में, जैसे जेडी वांस थे, उस ग्रुप में 18 लोग थे। जेडी वांस थे, तुलसी गबार्ड थी, उसमें मार्को रूबियो जो उनके विदेश फॉरेन सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है एक हेक्सेट है, या एनएसए जो है माइक वाल्स हैं, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। और ये माना जा रहा है कि माइक वाल द्वारा जो है एक अटलांटिक मैगजीन है उसके जो है एडिटर चीफ को उसमें गलती से जोड़ लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो गलती से जुड़ गया था, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संभवतः कई बार जो है जानबूझ के जो है स्ट्रेटेजिकली लीक किया जाता है कि उससे कुछ प्रभाव देखा जा सके कि कौन कौन लोग हैं इसको करने वाले, या उसका क्या प्रभाव होता है। तो दोनों चीजें हो सकती, क्योंकि गलती की संभावना तो छोटे से 18 के ग्रुप में इतना, तो खैर अब जो भी है, लेकिन ये सिग्नलिंग ऐप तो चर्चा में आ गया है। और आइए जरा सा हम इसको पूरे मुद्दे को ही देख लेते हैं। देखिए मामला क्या है। हाल ही में एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, यानी कि इसमें जो डेटा जाता है वो तोड़ मरोड़ दिया जाता है, यानी जो एंड टू एंड यूजर ही जो भेजने वाला जान पाता है या जो उसका इस्तेमाल करने वाला जान पाता है, इसको कहते हैं सिग्नल। ये अमेरिका ही एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट है, और ये दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के शीर्ष व्यक्तियों, रक्षा सचिव पीट हेगसेक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित अभी बहुत सारे, जैसे एनएसए हैं, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डीएनआई की जो है डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। उसमें कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इस सेवा का उपयोग अत्यधिक संवेदनशील सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए किया था, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो यमन में अमेरिकी हमला हो रहा है उसको चर्चा किया गया था। और ये कैसे पता चला कि अनजाने में चैट में अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को इसमें शामिल कर दिया गया। जेफरी गोल्डबर्ग ने कल एक रिपोर्ट अटलांटिक में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, और उसने कहा कि इस महीने की शुरुआत में ही सिग्नल पर 18 लोगों की चैट में उन्हें जोड़ा गया, जिसमें यमन के सैन्य हमलों पर चर्चा की गई। उनका कहना है कि उनको पहले विश्वास ही नहीं हुआ जब चैट को देखा कि मैं उस ग्रुप में शामिल हूं जहां पे इतने सारे महत्वपूर्ण लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन बाद में उनको लगा कि ये सही है, और बाद में उनका जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने भी कहा कि चैट ठीक लग रहा है। और देखा जाए तो ये संवेदनशील सब अभियानों पर चर्चा करने के लिए सिग्नल का उपयोग ऐप के बारे में कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल अन्य बुरे लोग भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। तो पहले हम सिग्नल ऐप के बारे में ही जान ले कि सिग्नल ऐप क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सिग्नल जो है ये टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए एक इनक्रिप्टेड सेवा थी। हालांकि इसमें फोन और वीडियो कॉल को भी ये संभाल सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप था, बाद में अब उसमें बढ़ गया। तो ये उसी तरह की सेवा है, बट व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो या अन्य और है, लेकिन इसकी खास बात है कि ये इनक्रिप्टेड है। टेलीग्राम भी इनक्रिप्टेड है, लेकिन ये उससे भी अलग है, अभी हम इसको समझेंगे। तो ये एक सेवा है, और इसमें एक दूसरे के साथ सुरक्षित चैनल पर बातचीत करने के लिए एक बहुमुखी ऐप बन जाता है। इसमें एक समूह में 1000 लोगों को शामिल किया जा सकता है, और सबसे खास बात है कि इसमें संदेश को कुछ समय के बाद गायब होने के लिए सेट किया जा सकता है कि अपने आप वो संदेश हट जाएगा।
और जो सबसे खास बात है कि सिग्नल के एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण उपयोगकर्ता इससे जुड़ रहे हैं और इंक्रिप्शन किसी तीसरे पक्ष से बातचीत की सामग्री देखने या कान सुनने से रोकता है। एक तो यह है कि ये ऐप किसी और जो भी इस पे कार्रवाई होती है उसको किसी अपने सेंट्रल मैसेजिंग ऐप पे स्टोर नहीं करता है, पहली बात, इसलिए बाद में उसको कोई मांगेगा भी तो वो नहीं दे सकता है। तीसरे है कि दूसरा ये है कि इसके जरिए जो एंड टू एंड डेटा दिया जाता है वो डिफॉल्ट होता है, इनक्रिप्टेड डिफॉल्ट होता है। टेलीग्राम में जाके आपको करना रहता है, इसमें डिफॉल्ट होता है और जैसे ही मैसेज भेजा जाता है वो इतना तोड़ मरोड़ और उसको कर दिया जाता है कि वो सिर्फ जिसके पास वो उसको की है, जैसे देखिए कि जिनके पास समझने की कुंजी है वही उसको समझ सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के पास जो ऑलरेडी की रहता है उसको समझने की, वही उस मैसेज को समझ सकते हैं, कोई तीसरा समझने में इसमें नहीं हो सकता। ऐसे में यह किसी और संवेदनशील जानकारी को भी एकीकृत नहीं करता है, इसलिए यह ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इसी तरह की मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम, उसमें सिग्नल एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट रूप से चालू होता है, उसमें उसके विपरीत इसमें डिफॉल्ट रूप से चालू होता है, उसमें करना पड़ता है। देखिए जब 2021 के आसपास से ये जो है ऐप बड़ा तेजी से प्रचलित हो रहा है अमेरिका में। पहले खासतौर से जब व्हाट्सएप पे एक जो प्राइवेसी सेटिंग को लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशन आए तो जिनमें ऐसे लोग जो अपने प्राइवेसी को लेकर जरा जागरूक होते हैं, यानी उनको लगता है कि उनका नाम सामने न आए, उनके द्वारा इस ऐप पे बड़ा तेजी से मूव किया गया है। जिसमें अभी देखिए कि कौन कौन लोग कर रहे हैं इस ऐप को। तो देखिए इसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से सिग्नल का इस्तेमाल अक्सर, सिग्नल मतलब सिग्नल ऐप का इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया पेशेवरों के साथ साथ सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। कैसे लोग? जो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों द्वारा संवेदनशील बैठकों को शेड्यूल करने और संगठनात्मक पत्राचार के लिए इस ऐप का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालांकि बिडेन प्रशासन द्वारा यह कहा गया था कि बिडेन प्रशासन में जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं उनके फोन जिनको इस्तेमाल करने की आजादी रहती है उनके लिए भी कहा गया था कि इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। यहां तक कि सीनेट के जो सार्जेंट है उन्होंने भी सीनेट के अधिकारियों से कहा था 2017 में है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अमेरिका में अधिकारियों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन सोच समझ के इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक अध्ययन में पाया गया अमेरिका में कि विभिन्न इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप अमेरिका में, यानी यही नहीं, सिग्नल ही नहीं, और भी जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है वो सरकारी अधिकारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। और ट्रंप का तो कहना है कि ये नंबर 1 ऐप है। अभी हम इसको देखेंगे नीचे। राइटर्स है वो कह रहा है कि इसका उपयोग जो बहुत सारे टिपर्स होते हैं, टिपर्स वो होते हैं जो कि मीडिया कर्मियों को टिप देते हैं, जो होते हैं ना सूत्रों की खबरें, वो उनके द्वारा अपनी सूचनाओं देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो भी इनक्रिप्टेड डेटा रहता है ना उसमें सिर्फ यूजर का फोन नंबर जो रहता है वही जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास यूजर्स के फोन नंबर के सिवा और कोई भी उस पर क्या बातचीत हो रही है उसकी कोई भी डेटा उसके पास नहीं रहता है। इसलिए उन्हें थोड़ा सा छुप छाप के या गोपनीय तरीके से काम करने में यह सक्षम बनाता है। अब यह है कि क्या सिग्नल ऐप को हैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए यद्यपि सिग्नल ऐप अपनी सेवा की गोपनीयता का दावा करता है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि पारंपरिक टेक्स्टिंग से यह ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन इसे हैक किया जा सकता है। और 2 फरवरी 2025 में ही अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को सिग्नल ऐप में कमजोरियों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिक्योरिटी स्पेशल बुलेटिन भेजा था। अब ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हेड ही एनएसए हैं और माना जा रहा है कि उन्हीं के द्वारा गलती से वो कर दिया गया है, जिनकी एजेंसी के द्वारा ये किया गया था। और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उनके द्वारा एनएसए को बोला गया था कि जरा सा इसको जांच करिए कि ये नंबर 1 ऐप जो है अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा वाला सिग्नल ऐप क्या है। और इस सिग्नल के जवाब में, हालांकि इस जवाब में सिग्नल ने कहा कि उसके द्वारा जो बुलेटिन है उसमें यह नहीं कहा गया है कि हमारा सिस्टम गड़बड़ है। हाँ, फिशिंग हो सकती है और फिशिंग के जरिए इसका या अन्य तरीके से इसका अटैक किया जा सकता है क्योंकि इसका सिक्योरिटी लेवल उतना नहीं है। हाँ, इसमें जो डेटा आदि है वो और टेक्स्ट मैसेजेस की अपेक्षा इनक्रिप्टेड है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह है कि क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा सिग्नल का उपयोग करने के लिए कोई कानूनी समस्या है? छोटे मोटे कोई लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर वार का जो है कह सकते हैं स्ट्रेटेजी या टैक्टिक डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से ये चिंता हो सकती है।
और ये इस पे राष्ट्रीय सुरक्षा विवरण साझा करना सुरक्षा अधिनियम का, जासूसी या जो स्पिनॉज एक्ट है अमेरिका का, उसका उल्लंघन माना जा सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। और इसी को लेकर जो है वहां के डेमोक्रेट्स मांग भी कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे सिग्नल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि सिग्नल नंबर 1 डिवाइस या ऐप है जिसका उपयोग किया जाता है, और उन्होंने एनएसए से सरकारी अधिकारियों द्वारा इसके उपयोग का पता लगाने के लिए कहा था। तो उसी के बाद तो फरवरी में जो है ये कहीं ना कहीं बुलेटिन जो है एनएसए के जो है एनएसए द्वारा जो है, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो है वो जारी किया गया था। अभी साथ में ट्रंप ये भी कहते हैं कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा लक्ष्य जो हमने था वो पूरी तरह से सफल रहा है और ये गलती है, और इससे ये जो है जो एनएसए हैं माइक वाल्स, उन्होंने सीख ले ली होगी। ठीक है, तो चलो अब इस मुद्दे को खत्म कर देते हैं। इसमें क्या है, अगला हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए। संसद का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र का मतलब दूसरा भाग चल रहा है, और इसमें जो है बहुत सारे जो पिछले साल बजट में खर्च हुआ है उसको लेकर साल भर संसदीय समितियां कुछ न कुछ चर्चा करती हैं। एक मुद्दा आया है कि पर्यावरण प्रदूषण कोष के लिए जो है, यानी पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए जो है प्रदूषण नियंत्रण कोष जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बना है 858 करोड़ का, जिसके लिए पिछले साल 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में जो अभी भी चल रहा है 31 मार्च तक चलेगा, उसके लिए जो है 858 करोड़ रुपए जो दिया गया था उसमें से मात्र 1% ही खर्च कर पाई है, जो है पर्यावरण मंत्रालय खर्च कर पाया है। तो ये इसको लेकर चर्चा में हो गया है। आइए जरा सा इसके जुड़े हुए पहलू को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 मार्च को संसद में पेश संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में प्रदूषण नियंत्रण योजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवंटित 858 करोड़ रुपए में से अब तक केवल 1% से भी कम का उपयोग किया गया है, 7 करोड़ कुछ है। और देखा जाए तो ये जो संसदीय निगरानी के लिए जो संसदीय समितियां होती है, ये संसदीय निगरानी के एक भाग के रूप में विभिन्न विभाग संबंधी स्थायी समितियां बजटीय आवंटन के मुकाबले सरकारी मंत्रालयों का व्यय प्रदर्शन की जांच करती है और संसद को रिपोर्ट करती है। देखिए हमने जो प्रणाली अपनाई है संसदीय प्रणाली, और वो भी संसदीय प्रणाली का देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रतिनिधित्व स्तर की जो व्यवस्था होती है। हम अपने लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में, या हमारे कह सकते हो कि एजेंट के रूप में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, और हमारे लिए प्रशासन का भी काम करते हैं। संसदीय प्रणाली में मेनली संसद होता है मुख्य रूप से, क्योंकि जनता का वो होता है, और उससे बना हुआ कार्यपालिका होती है, नीचे उसके प्रशासन होता है। तो संसद मेन होती है, विधायिका मेन होती है, और कार्यपालिका और सब उसके अंग के रूप में नीचे काम करते हैं। ठीक है, अब संसद का काम क्या है, वो जो लोग हैं वो सही ढंग से काम करें, जो उन्हें बजट दिया गया है उस बजट पे काम करें, यानी संसदीय नियंत्रण के लिए जो है सही ढंग से जो है प्रशासन पर नियंत्रण के लिए संसदीय नियंत्रण आवश्यक होता है। अब संसद तो बहुत बड़ी है, लोकसभा में 543 लोग हैं, राज्यसभा में इतनी बड़ी संख्या है, और इतने बड़े लोग जो है इतनी बड़ी प्रशासन के बारे में चर्चा करें तो संभव नहीं है। इसलिए छोटे छोटे एक ग्रुप में विभिन्न सारे विभागों के लिए स्थायी समितियां बना दी जाती है, जो साल भर चर्चा करती रहती है और विभिन्न सारे मुद्दे, बजट आदि के जो प्रावधान हैं उन पर जो है अध्ययन करती रहती हैं। उनकी खास बात यह है कि वो बाहरी व्यक्तियों को भी, यानी जो संसद सदस्य नहीं है उन्हें भी बुला सकती है, चर्चा कर सकती है, और इस तरह से ये संसदीय नियंत्रण का जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको प्राप्त करने में ये योगदान देती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संसदीय समितियों का है। देखिए इसमें जो रिपोर्ट की जो मुख्य बातें कही गई है वो ये कह रहा है कि जो अनुदान मिला था, इसी अनुदान पे मांग चल रहा था, जो 25-26 की जो बजट है उसमें व्यक्त किया कि पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय को जो है आत्मनिरीक्षण करने का उपयोग जरूरत है, क्योंकि 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण कोष के लिए 858 करोड़ रुपए दिया गया था, और 21 जनवरी तक केवल 7 करोड़ 22 लाख रुपए ही खर्च किया गया है। तो इस पर जवाब दिया था पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कि इस योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके कारण इसका धन का उपयोग नहीं किया गया। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसके पहले 2 साल तक जो भी पैसा इसमें दिया गया था वो खर्च किया जा चुका है। अगर देखा जाए तो इसमें जो पैसा ये है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम।
इसका एक हिस्सा है। और यह योजना जो एनसीएपी है ये 2026 तक 131 शहरों में पार्टिकुलर मैटर 10 में 40% की कटौती करने का बात करता है। अभी हम उसको आगे के स्लाइड में उसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम देखें, अच्छा हाँ, बल्कि अगर हम देखें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, तो देखिए ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सभी हितधारकों, उसमें लगभग 24 केंद्र शासित और जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। इसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर थे और कुछ और भी शहर थे। और पहले 2024 तक के लिए लक्ष्य था, बाद में 2026 कर दिया गया है कि 2025-26 तक पार्टिकुलर मैटर या PM10 सांद्रता के लिए 40% तक की कमी किया जाए और इससे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि हासिल किया जाए। उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो 2024 तक PM10 सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना था। 2026 तक PM10 सांद्रता में 40% की कमी लाना था। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना था। 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना था। अगर प्रदर्शन के बारे में देखा जाए तो 23-24 में, यानी पिछले साल का ही जो आंकड़ा है, उसमें 131 शहरों में से 95 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया था। 18 शहरों में 2023-24 में PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता को इसने पूरा कर लिया है। प्रदूषण में 76.4% की कमी के साथ 23-24 में वाराणसी नंबर 1 पर रहा है, उसके बाद मुरादाबाद रहा है और कानपुर रहा है। ठीक है। एनसीएपी की चुनौतियों के रूप में देखा जाए तो इसमें है कि आवंटित नीतियों का कम उपयोग हो रहा है और कार्यक्षमता, पारदर्शिता और सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता की इसकी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। इस प्रदूषण कोष के साथ जो है, जो बताया समिति ने, कुछ और भी उसने अपनी बातें बताई है, उसको देखा जाए तो देखिए इस पैनल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत सरकार को कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेरिस एग्रीमेंट से ही वापस हट गया है। तो ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, ये बात इसमें, यानी बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात समिति ने सुझाव दिया है सरकार को। समिति ने, देखिए समिति की सुझाव ही होती है, वो प्रस्तुत किया जाता है, सरकार उसे माने न माने उसको एक्शन टेकन रिपोर्ट फिर वहां पे प्रस्तुत करना होता है। साथ ही साथ हीट वेव मतलब गर्मी, जैसे आप नॉर्मल भाषा में लू कहते हैं, उसमें ये होता है कि औसत किसी भी स्थल के औसत तापमान से कुछ दिनों तक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है तो उसे हीट वेव के बारे में कहा जाता है। अब 10, 15, 20 पे 5 डिग्री ज्यादा रहेगा तो चर्चा ही नहीं होता है, लेकिन खासतौर से जब गर्मी रहती है, औसत तापमान 35 डिग्री 40 डिग्री है, उसमें 5 डिग्री बढ़ जाता है तो वो बड़ा, यानी गर्मियों में हीट वेव जो है बहुत बड़ी, या उसको लू ज्यादा कहते हैं, उसकी समस्या देखी जाती है। पिछले साल भी काफी मामला था। तो इसमें कहा गया है कि हीट वेव को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की हीट एक्शन कार्यक्रम चलाया जाए। अभी भी हीट एक्शन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो अपने अपने शहरों वाइज है। अभी कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का चलाया जाए और आगामी और अगली गर्मियों के अब में औसत से अधिक तापमान वृद्धि की उम्मीद पर जो है इसने चिंता व्यक्त की है। कल ही हमने एक रिपोर्ट बताया था जिसमें कहा गया था कि भारत के जो, उस रिपोर्ट में भारत के 9 प्रमुख शहरों में जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से ज्यादा है, वहां पे देखा गया है कि जो उनका हीट एक्शन प्लान है जो है वो सही ढंग से, वो सिर्फ अल्पकालिक चीजों के लिए तो ठीक है, दीर्घकालिक जो उसके टारगेट है उसको न पाया जा सका है और उसमें कई सारी चुनौतियां थी। तो इस संदर्भ में इस कमेटी की भी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ इस कमेटी ने, संसदीय समिति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत निधियों की समग्र योजना और निष्पादन की भी सिफारिश की है, क्योंकि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में इसके लिए निधियों में कटौती की गई है। तो ऐसे में संसदीय समिति ने ये जो अपनी बातें कही है प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषण कोष को लेकर, उसके जरिए हम उसको तो समझे ही हैं, उससे जुड़ा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा सा देखे हैं, और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि संसदीय समिति की भूमिका क्या होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो इससे जुड़े प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहते हैं, वो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और हमारे पीडीएफ रहता है उसके साथ भी आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।